और जब हम किसी लग्जरी गाड़ी के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग में एक बहुत ही स्पेसिफिक छवि आती है। एक चमचमाती हुई मर्सिडीज बेंज या BMW, उनका लोगो, उनकी एरोडायनामिक डिजाइन और वो ब्रांड वैल्यू जो सीधे जर्मनी की इंजीनियरिंग प्रिसीजन से जुड़ी होती है। हाँ बिल्कुल। और इस स्टेटस सिंबल के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो है उस गाड़ी का इंजन। एक लग्जरी गाड़ी का इंजन सिर्फ कुछ पार्ट्स का झुंड नहीं होता। सही बात है, वो उस गाड़ी का दिल होता है जिसके आसपास पूरी गाड़ी बनती है। वही तो, उसकी आवाज, उसका एक्सेलरेशन, उसकी रिलायबिलिटी, ये सब कुछ उस इंजीनियरिंग पर निर्भर करता है जिसे डिजाइन करने में दशकों का समय लगता है। लेकिन आज की इस गहरी चर्चा में, जिसे हम डीप डाइव कहते हैं, वहाँ एक ऐसी सच्चाई सामने आने वाली है जो किसी को भी हैरान कर सकती है। अच्छा, वो क्या? देखिए, जब भी भारत की सड़कों पर बनी कोई ऐसी चमचमाती मर्सिडीज या BMW गुजरती है ना, तो उस लग्जरी गाड़ी का दिल यानी उसका इंजन असल में जर्मनी के किसी हाईटेक फैसिलिटी में नहीं बनता। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। बिल्कुल, वो इंजन पुणे या चेन्नई में बनता है और उसे बनाने वाली कंपनी कोई विदेशी जायंट नहीं है, बल्कि हमारी अपनी एक देसी कंपनी है, फोर्स मोटर्स। एक ऐसी कंपनी जिसका नाम सुनते ही आमतौर पर लोगों के दिमाग में स्कूल की ट्रैवलर वैन या गांव के कच्चे रास्तों पर चलने वाली ट्रैक्स का चित्र उभरता है। ये सच में एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ देश के सबसे ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चलने वाली गाड़ियां और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे प्रीमियम लग्जरी कार्स के इंजन्स। एग्जैक्ट, वही बात है। तो आज के इस विश्लेषण में हमारा मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि ये ट्रांजिशन असल में हुआ कैसे एक कंपनी बिना शोर मचाए इतने अलग अलग सेगमेंट्स पर राज कर रही है। तो इंडस्ट्री के सबसे अनोखे बिजनेस मॉडल्स में से एक है। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। अगर हम इतिहास में जाएं तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1958 में। उस वक्त श्री N.K. फिरोडिया ने बजाज टेम्पो की स्थापना की थी। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण डिटेल है जो लोग अक्सर भूल जाते हैं। उन्होंने ये शुरुआत अकेले नहीं की थी, बल्कि जर्मनी की वॉडल एंड जोन टेम्पो वेरेक के साथ मिलकर की थी। अच्छा, यानी जर्मन कनेक्शन शुरू से ही था। बिल्कुल। उनका पहला बड़ा प्रोडक्ट था हैंड सीट 3 व्हीलर्स। इसका मतलब है कि जर्मन इंजीनियरिंग के साथ काम करने का जो एक कल्चर या DNA है, वो इस कंपनी में पहले दिन से ही मौजूद था। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि इनका जर्मन लग्जरी ब्रांड्स के साथ अचानक से कोई कनेक्शन बन गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सही कहा। समय के साथ फिरोडिया ग्रुप ने इस जॉइंट वेंचर का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और आगे चलकर 2005 में कंपनी का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से फोर्स मोटर्स कर दिया गया। और आज के समय में ये कंपनी चेयरमैन अभय फिरोडिया और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रशांत फिरोडिया के नेतृत्व में चल रही है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा फैक्टर है जिसने इन्हें आज इस स्थिति में लाकर खड़ा किया है, वो है इनका बिजनेस मॉडल। हाँ, और वो मॉडल है इनका पूरी तरह से वर्टिकली इंटीग्रेटेड होना, जो ऑटो इंडस्ट्री में आजकल बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये वर्टिकल इंटीग्रेशन शब्द अक्सर बिजनेस रिपोर्ट्स में पढ़ने को मिलता है, लेकिन इसका असली असर क्या होता है, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इसे हम एक प्रीमियम रेस्टोरेंट के उदाहरण से देख सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? जैसे एक आम रेस्टोरेंट क्या करता है, वो सब्जियां मंडी से खरीदता है, मसाले किसी और वेंडर से लेता है और सिर्फ खाना बनाकर टेबल पर परोसता है। अगर पीछे से वेंडर ने खराब सब्जी भेज दी तो रेस्टोरेंट का खाना खराब हो जाएगा। सही बात है, उनका सप्लाई चेन पर पूरा कंट्रोल नहीं होता। एग्जैक्ट, वही बात। लेकिन एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड रेस्टोरेंट का मॉडल अलग होता है। वो ना सिर्फ बेहतरीन खाना परोसेगा, बल्कि अपने खेत में सब्जियां भी खुद उगाएगा, मसाले भी खुद पीसेगा। इससे क्या होता है कि खेत से लेकर कस्टमर की टेबल तक क्वालिटी पर उनका अपना 100% कंट्रोल रहता है। सप्लाई चेन में कोई उन्हें धोखा नहीं दे सकता। और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के संदर्भ में इस एनालॉजी को अप्लाई करें तो इसका असर बहुत विशाल होता है। आजकल की ज्यादातर बड़ी ऑटो कंपनीज सिर्फ असेंबली प्लांट्स बनकर रह गई हैं। हाँ, मतलब वो इंजन कहीं और से लेती हैं, गियरबॉक्स किसी थर्ड पार्टी वेंडर से मंगवाती हैं। बिल्कुल, और इलेक्ट्रॉनिक्स किसी और देश से आ रहे होते हैं, फिर उन्हें एक जगह जोड़ के गाड़ी बना देती हैं। लेकिन फोर्स मोटर्स इस अप्रोच को नहीं मानती। तो असल में करते क्या हैं? वो गाड़ियों के मुख्य पुर्जे जैसे इंजन्स, गियरबॉक्सेस, एक्सल्स और यहाँ तक कि गाड़ी की बॉडी बनाने के लिए जो विशाल शीट मेटल डाइज होती हैं, वो भी खुद ही डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती हैं। पुणे के पास अकुर्दी में उन्होंने एक बहुत ही एडवांस्ड इंजन और व्हीकल टेस्टिंग लैब बनाया है।
यानी जब आप अपने पुर्जे खुद बनाते हैं तो आप किसी दूसरे सप्लायर पर निर्भर नहीं रहते और क्वालिटी का हर एक पैरामीटर आपके अपने हाथ में होता है। एकदम सही। और इसी कंट्रोल का नतीजा है कि इनके पास ऑटो मार्केट में एक बहुत ही अनोखी दोहरी पहचान या ड्यूअल आइडेंटिटी है। तो चलिए उनके इस पहले अवतार की बात करते हैं जो भारत की आम जनता और कमर्शियल स्पेस से जुड़ा है। अगर हम इंडियन वैन मार्केट को देखें तो फोर्स मोटर्स का पूरा दबदबा है वहाँ। हाँ, उनकी जो ट्रैवलर वैन है उसका इस सेगमेंट में लगभग 70% मार्केट शेयर है। 70%? ये कोई छोटा नंबर नहीं है। एक तरह से ये एक मोनोपोली जैसा है। स्कूल बसेस देखिए, एम्बुलेंसेस देखिए या टूरिज्म सेक्टर, ट्रैवलर के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है। और अगर हम थोड़ा रूरल या सेमी अर्बन मार्केट की तरफ नजर डालें तो वहाँ इनकी ट्रैक्स का एक अलग ही जलवा है। पिछले कुछ समय के फिगर्स बताते हैं कि ट्रैक्स के सेल्स वॉल्यूम में 70% की जबरदस्त ग्रोथ हुई। अरे वाह! और उनकी एक ऑफ रोडर भी तो आती है ना? हाँ, गुरखा। ये एक एक्सट्रीम ऑफ रोडर है जिसे उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो पहाड़ों या कीचड़ में गाड़ी ले जाना चाहते हैं। ये गाड़ियाँ रफ एंड टफ ड्यूरेबिलिटी का प्रतीक हैं। पर देखिए, यहाँ पर मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। ये एक ऐसी चीज है जो सरफेस लेवल पर बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है। कैसी कॉन्ट्राडिक्शन? जो कंपनी एक ऐसी रगेड लोहे जैसी मजबूत ट्रैक्स बनाती है जिसे मिट्टी और कीचड़ में चलना है, वही कंपनी दुनिया की सबसे प्रीमियम लग्जरी कार्स की हेयर स्प्लिटिंग जर्मन इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स को मैच कैसे कर लेती है? ये सवाल बहुत लाजमी है। वही ना, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो बिल्कुल अलग एक्सट्रीम्स, देश की कच्ची सड़कें और ऑटोबान की स्पीड कैसे कोएग्जिस्ट कर सकते हैं? मर्सिडीज या BMW अपनी सबसे कीमती चीज एक वैन बनाने वाली कंपनी को कैसे सौंप सकती है? ये ऑटो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पजल लग सकता है, लेकिन इसका जवाब फोर्स मोटर्स के इंजीनियरिंग प्रोसेसेस और उनके स्ट्रिक्ट ऑपरेशनल सेपरेशन में है। ऑपरेशनल सेपरेशन मतलब उन्होंने अपने काम को पूरी तरह अलग रखा है। बिल्कुल। जब फोर्स मोटर्स ने लग्जरी ब्रांड्स के साथ काम करना शुरू किया तो उन्होंने अपनी वैन बनाने वाली एग्जिस्टिंग असेंबली लाइन को मॉडिफाई करके काम चलाने की कोशिश नहीं की। उन्हें पता था कि लग्जरी इंजन बनाने के लिए एक बिल्कुल नए इकोसिस्टम की जरूरत होती है। तो उन्होंने नए प्लांट्स लगाए होंगे। हाँ, मर्सिडीज बेंज के साथ उनकी पार्टनरशिप साल 1997 से चल रही है। इसके लिए उन्होंने पूरे के चाकन में 100 करोड़ रुपए का निवेश करके एक बिल्कुल नया डेडिकेटेड प्लांट लगाया। इस प्लांट के अंदर का वातावरण किसी आम फैक्ट्री जैसा नहीं, बल्कि किसी हाईटेक लेबोरेटरी जैसा होता है। यानी सिर्फ और सिर्फ मर्सिडीज के लिए इंजन और एक्सेल्स बनते हैं वहाँ। इसका मतलब है कि उन्होंने एक ही छत के नीचे दो अलग दुनिया बना दी हैं। एक जो ड्यूरेबिलिटी पर फोकस करती है और दूसरी जो प्रिसिजन पर। पूर्ण रूप से अलग दुनिया। और यही रेप्लिकेशन उन्होंने BMW के लिए भी किया। चेन्नई में फोर्स मोटर्स ने 200 करोड़ रुपए का एक नया प्लांट स्थापित किया जो खास तौर पर BMW के लिए इंजन बनाता है। 200 करोड़ का प्लांट सिर्फ एक ब्रांड के इंजन्स के लिए। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? इस प्लांट में हर साल 20,000 से 50,000 इंजन बनाए जा सकते हैं। और एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन इन्होंने हाल ही में जून 2025 में हासिल किया जब इन्होंने BMW के लिए अपना 1 लाखवां इंजन बनाकर तैयार किया। 1 लाख इंजन्स? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। अब सवाल ये उठता है कि ये इतनी प्रिसिजन हासिल कैसे करते हैं? इसके पीछे काम करता है उनका एक विशाल R&D सेंटर, जहां 1000 से ज्यादा हाईली ट्रेन्ड इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स सिर्फ इस बात पर रिसर्च करते हैं कि परफॉर्मेंस को और बेहतर कैसे बनाया जाए। इन फैक्ट्रीज में हाईली ऑटोमेटेड रोबोटिक्स वाली असेंबली लाइंस हैं और 5th जनरेशन कैथोडिक पेंट शॉप्स का इस्तेमाल होता है। एक मिनट, ये कैथोडिक पेंट शॉप्स का क्या कॉन्सेप्ट है? सुनने में ये किसी साईफाई मूवी का टर्म लगता है, लेकिन गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग में इसका क्या रोल है? ये एक बहुत ही एडवांस्ड इलेक्ट्रो कोटिंग प्रोसेस होता है। इसमें पेंट को किसी स्प्रे से नहीं लगाया जाता, बल्कि गाड़ी के मेटल पार्ट्स को एक लिक्विड पेंट के बाथ में डुबोया जाता है और उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। अच्छा, करंट पास करने से क्या होता है? इससे पेंट के मॉलिक्यूल्स मेटल के साथ एक इलेक्ट्रोकेमिकल बॉन्ड बना लेते हैं जो कोने कोने तक पहुंच जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि गाड़ी में रस्ट या जंग लगने की संभावना लगभग 0 हो जाती है। कमाल है। जर्मन लग्जरी कार्स की फिनिश इतनी प्रीमियम इसीलिए होती है क्योंकि उनमें ऐसी ही एडवांस टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है और फोर्स मोटर्स इन टेक्निक्स को भारत में लागू कर रही है। हाँ, और इनकी ये इंजीनियरिंग ताकत सिर्फ
पैसेंजर व्हीकल्स या वैन्स तक सीमित नहीं है। इसमें रोल्स रॉयस का भी एक बहुत बड़ा एंगल है। रोल्स रॉयस का एंगल, ये डिटेल तो मुझे और भी ज्यादा हैरान करती है। वो क्या है? फोर्स मोटर्स ने रोल्स रॉयस पावर सिस्टम्स की एक सब्सिडरी के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर स्थापित किया है, जिसे फोर्स MTU पावर सिस्टम्स के नाम से जाना जाता है, और इसमें 51% की मेजर हिस्सेदारी फोर्स मोटर्स की ही है। तो क्या वहाँ रोल्स रॉयस की कार्स के इंजन बनते हैं? नहीं, यहाँ ये लोग किसी कार का इंजन नहीं बना रहे हैं। ये विशाल 10 सिलेंडर और 12 सिलेंडर इंजन्स बनाते हैं, जिनकी पावर 545 से लेकर 1050 हॉर्स पावर तक होती है। बाप रे, इतने विशाल इंजन्स, इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? इनका इस्तेमाल रेल ट्रांसपोर्ट और बड़े पावर जनरेशन यूनिट्स में होता है। ऐसे इंजन्स बनाना जिन्हें लगातार बिना रुके विशाल मात्रा में पावर प्रोड्यूस करनी हो, वो बताता है कि इनके पास हेवी ड्यूटी इंजीनियरिंग की कितनी गहरी समझ है। ये सब सुनने में एक ऐसी सक्सेस स्टोरी लगती है जहाँ सब कुछ परफेक्ट चल रहा हो, लेकिन बिजनेस की दुनिया में इतना बड़ा और विविध पोर्टफोलियो मेंटेन करना कभी भी आसान नहीं होता। सही बात है। एक ही समय पर आप लग्जरी ब्रांड्स को संभाल रहे हैं, दूसरी तरफ देश के वाणिज्य मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। इस सफर में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें जरूर रही होंगी जो पीछे छूट रही थी, और उन्हें कुछ बड़े रणनीतिक फैसले लेने पड़े होंगे। हर बड़ी कंपनी की तरह इन्हें भी एक बहुत ही कठिन फैसला लेना पड़ा, जिसकी घोषणा उन्होंने पिछले साल 31 मार्च 2024 को की थी। फोर्स मोटर्स ने अपने एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर बिजनेस को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया, जिसमें उनके बलवान और ऑक्स जैसे ब्रांड्स थे, राइट? हाँ बिल्कुल, ये ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा कदम था। यहाँ पर मैं इस बिजनेस स्ट्रैटेजी को थोड़ा चैलेंज करना चाहूँगा। अगर हम भारत की बात करें तो ये कृषि प्रधान देश है। एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो लगभग हमेशा चलता रहता है। हाँ, ये एक एवरग्रीन सेक्टर माना जाता है। तो ऐसे देश में जहाँ ट्रैक्टर्स की एक परमानेंट डिमांड रहती है और रूरल इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, वहाँ से अपना पूरा बिजनेस समेट लेना, क्या ये एक बहुत बड़ा बिजनेस रिस्क नहीं था? बाहर से देखने पर यह जरूर एक बड़ा रिस्क लगता है, लेकिन अगर हम डेटा और बैलेंस शीट के अंदर झांक कर देखें तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। बिजनेस स्ट्रैटेजी की भाषा में इस फैसले को प्रोडक्ट रैशनलाइजेशन या स्ट्रेटेजिक प्रूनिंग कहते हैं। स्ट्रैटेजिक प्रूनिंग यानी उस डाली को काट देना जो पेड़ की असली ग्रोथ को रोक रही हो। एकदम सही समझे आप। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023 के आंकड़ों पर गौर करें तो फोर्स मोटर्स के टोटल रेवेन्यू में इन ट्रैक्टर्स का हिस्सा सिर्फ 3.66%, 3.66% था। सिर्फ 3% के आसपास? ये तो टोटल बिजनेस के आगे एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। वही ना, और उस छोटे से हिस्से को मेंटेन करने के लिए उन्हें एक पूरी अलग सप्लाई चेन चलानी पड़ रही होगी। ट्रैक्टर्स के लिए एक अलग R&D टीम, उनके स्पेयर पार्ट्स और एक अलग डीलरशिप नेटवर्क मैनेज करना पड़ रहा था, जिससे कंपनी का टाइम और पैसा उन मुख्य जगहों से हट रहा था जहां उनकी असली ग्रोथ छुपी थी। एग्जैक्टली, यही लॉजिक मैनेजमेंट ने लगाया। उन्होंने रियलाइज किया कि उनकी असली ताकत अब ट्रैक्टर्स में नहीं, बल्कि शेयर्ड मोबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस व्हीकल्स और लास्ट माइल मोबिलिटी में है। और जब उन्होंने इस बिजनेस को बंद किया तो उनके नए प्लेटफॉर्म्स ने आश्चर्यजनक रूप से तेजी पकड़ ली। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उनका नया प्लेटफॉर्म है ना, जिसे उन्होंने अर्बनिया नाम दिया है। हाँ, अर्बेनिया एक प्रीमियम मॉड्यूलर मोनोकॉक वैन प्लेटफॉर्म है। अर्बनिया के बारे में मैंने काफी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर इस मोनोकॉक शब्द का क्या मतलब है और ये पुरानी गाड़ियों से कैसे अलग है? देखिए, मोनोकॉक चैसी का मतलब होता है जहाँ गाड़ी की बॉडी और उसका फ्रेम एक ही सिंगल स्ट्रक्चर के रूप में बनाए जाते हैं। पुराने समय में क्या होता था कि पहले एक लोहे का फ्रेम या लैडर बनाया जाता था और फिर उसके ऊपर गाड़ी की बॉडी कसी जाती थी। तो सिंगल स्ट्रक्चर होने का फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि गाड़ी का वजन काफी कम हो जाता है, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती है। साथ ही ये डिजाइन सेफ्टी के मामले में बहुत बेहतर होता है, क्योंकि किसी दुर्घटना की स्थिति में इम्पैक्ट पूरी बॉडी में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इस फोकस को शिफ्ट करने का नतीजा ये निकला कि अर्बेनिया सेगमेंट ने हाई एंड शेयर्ड मोबिलिटी मार्केट में 100% की दर से ग्रोथ दर्ज की, यानी इनका दाव पूरी तरह से सफल रहा। और इन्हीं रणनीतिक फैसलों की वजह से उनकी फाइनेंशियल हेल्थ पर बहुत बड़ा असर पड़ा। फाइनेंशियल ईयर 2026 में उन्होंने अपना अब तक का सबसे ज्यादा रेवेन्यू दर्ज किया, जो कि 8,071 करोड़ रुपए था, और इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 800 करोड़ रुपए रहा। 800 करोड़ का प्रॉफिट? ये नंबर्स बहुत इंप्रेसिव हैं। और इन सब फिगर्स में सबसे बड़ा आंकड़ा एक और है।
आज की तारीख में इतने विशाल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और R&D सेंटर्स चलाने के बावजूद फोर्स मोटर्स एक डेट फ्री कंपनी बन चुकी है। उनके ऊपर किसी भी बैंक का कोई कर्ज नहीं है। एक हैवी मशीनरी और ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए डेट फ्री होना एक बहुत ही असाधारण स्थिति है। ज्यादातर ऑटो कंपनीज हमेशा कर्ज के बोझ तले दबी रहती हैं, क्योंकि हर नए प्लेटफॉर्म में हजारों करोड़ का कैपेक्स लगता है। बिल्कुल, डेट फ्री होने का सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी के पास अब आगे बढ़ने के लिए, नई टेक्नोलॉजीज पर रिस्क लेने के लिए पूरी आजादी है। उन्हें किसी बैंक को ब्याज नहीं चुकाना है। और ऑटो इंडस्ट्री का भविष्य किस तरफ जा रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। हर बड़ी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी की तरफ भाग रही है। जब आपके पास कर्ज नहीं है और एक विशाल मार्केट शेयर है, तो फोर्स मोटर्स ईवीज के लिए क्या कर रही है? यहाँ से इनके सफर का एक नया अध्याय शुरू होता है। उन्होंने अगले 3 सालों के लिए 2000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। ये पैसा सीधे तौर पर फ्यूचर रेडी बनने के लिए लगाया जा रहा है। 2000 करोड़ का निवेश, ये पैसा कहाँ जाएगा? इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके सबसे लोकप्रिय मॉडल्स के ईवी वेरिएंट्स डेवलप करने में जाएगा, विशेषकर ट्रैवलर और अर्बानिया प्लेटफॉर्म्स के लिए। दरअसल इनकी ट्रैवलर ईवी एम्बुलेंस तो लॉन्च के लिए लगभग पूरी तरह से तैयार है। मुझे लगता है कि कमर्शियल ईवीज और खासतौर पे ईवी एम्बुलेंसेस पैसेंजर ईवी कार से भी ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट है। जरा सोचिए, एक एम्बुलेंस को बड़े शहरों में कैसा चलना पड़ता है, ट्रैफिक जैम्स में स्टॉप एंड गो चलना, इमरजेंसी में हाई टॉर्क की जरूरत होना, और सबसे बड़ी बात, मरीजों के लिए एक शांत और बिना वाइब्रेशन वाले कैबिन की जरूरत। ईवी इन सभी क्राइटेरिया पर परफेक्टली फिट बैठती है। वही ना। इसके अलावा हॉस्पिटल्स का जो डेली रनिंग कॉस्ट होता है पेट्रोल डीजल एम्बुलेंसेस पर, वो भी ईवी से ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। इसीलिए चुना क्योंकि इनका रूट प्रेडिक्टेबल होता है, जिससे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान करना आसान हो जाता है। ये तो प्रोडक्ट की बात हुई, लेकिन क्या वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी कुछ बदलाव ला रहे हैं? हाँ, उनका लक्ष्य है कि 2027 तक उनकी फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाली 50% एनर्जी रिन्यूएबल या ग्रीन सोर्सेज से प्राप्त की जाए। इसके साथ ही उनका ध्यान एक्सपोर्ट्स पर भी काफी ज्यादा है। वो चाहते हैं कि उनके टोटल वॉल्यूम का 20 से 30% हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात किया जाए। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि हार्डवेयर और एनर्जी एफिशिएंसी पर बहुत तेजी से काम हो रहा है, लेकिन आज की ऑटो इंडस्ट्री उतनी ही सॉफ्टवेयर ड्रिवन है जितनी कि लोहे और स्टील पर निर्भर है। और यहाँ पर मुझे इनकी एक रीसेंट डेवलपमेंट ने सबसे ज्यादा आकर्षित किया, जिसे उन्होंने नाम दिया है प्रोजेक्ट डिजीफोर्स। हाँ, प्रोजेक्ट डिजीफोर्स इनके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत ही बड़ा प्रयास है। इस प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने एक और होम ग्रोन ग्लोबल टेक जायंट जोहो कॉर्पोरेशन के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप की है। और इस कोलैबोरेशन को देखिए, एक तरफ भारत की होम ग्रोन ऑटो मैन्युफैक्चरिंग जायंट है और दूसरी तरफ भारत की ही एक टेक जायंट है जिसने दुनिया भर में क्लाउड सॉल्यूशन में दबदबा बनाया है। ये पार्टनरशिप असल में करेगी क्या? इसका मुख्य उद्देश्य उनके पूरे सेल्स, सर्विस और डीलरशिप नेटवर्क का एंड टू एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है। जमीन पर इसका असर सीधे तौर पर प्रोडक्टिविटी और कस्टमर एक्सपीरियंस पर पड़ेगा। यानी शोरूम्स में कुछ नया सॉफ्टवेयर लागू होगा? बिल्कुल। जोहो का एडवांस CRM सिस्टम, उनका डीलर मैनेजमेंट सिस्टम और लगभग 12 अलग-अलग AI पावर्ड एप्लीकेशंस फोर्स मोटर्स के पूरे नेटवर्क में डिप्लॉय किए जाएंगे। लगभग 200 डीलरशिप्स, 70 ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स और 30 पार्ट सेंटर्स एक यूनिफाइड क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। इसका मतलब है कि आज से पहले जहां डीलर्स को अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स या एक्सेल शीट्स का इस्तेमाल करना पड़ता होगा कि कस्टमर की इंक्वायरी आई, फिर सेल्स फॉलोअप हुआ, फिर सर्विस ट्रैकिंग हुई, वो सब अब एक सिंगल AI ड्रिवन प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा। हाँ, कस्टमर के लिए हर टच पॉइंट डेटा ड्रिवन और सीमलेस हो जाएगा। एक कमर्शियल व्हीकल कंपनी का इस हद तक टेक सेवी होना बताता है कि वो समझ गए हैं कि आज के समय में कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि उसके साथ मिला एक्सपीरियंस खरीदता है। पूरी तरह से सही। AI डीलर्स को रूटीन पेपर वर्क से मुक्त कर देगा। ये दिखाता है कि फोर्स मोटर्स अब सिर्फ एक मेटल बेंडिंग कंपनी नहीं रही, बल्कि वो एक टेक ड्रिवन इकोसिस्टम में बदल रही है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के विश्लेषण को समेटें, तो फोर्स मोटर्स का सफर ऑटो इंडस्ट्री की सबसे प्रेरक कहानियों में से एक है। 1958 में एक छोटी सी फैक्ट्री से शुरू होकर आज इंडियन वैन मार्केट पर 70% राज करना, और एक ही समय पर रफ एंड टफ ट्रैक्स बनाना और दुनिया की सबसे प्रीमियम गाड़ियों के इंजन प्रिसिजन के साथ बनाना, साथ ही डेट फ्री रहना और 800 करोड़ का प्रॉफिट कमाना।
लेकिन श्रोताओं, इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर एक बहुत ही सोच विचार करने वाला सवाल सामने आता है। आजकल हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में ग्लोबल सप्लाई चेन्स तेजी से बदल रही हैं। हाँ, बड़ी कंपनीज लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भर हो रही हैं। तो क्या फोर्स मोटर्स जैसी क्वाइटली सक्सेसफुल और वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनीज ग्लोबल ऑटो मैन्युफैक्चरिंग का एक नया ब्लूप्रिंट बनने जा रही हैं? क्या आगे चलकर ऐसी संभावना लगती है कि जो बड़ी इंटरनेशनल ऑटो कंपनीज हैं वो सिर्फ एक ब्रांड और एक डिजाइन स्टूडियो तक सीमित रह जाएंगी? ये एक बहुत ही डीप थॉट है। और उन लग्जरी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरा हेवी लिफ्टिंग का काम है वो फोर्स मोटर्स जैसे बैक एंड पावर हाउसेस करेंगे। ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर आने वाले दशक में पूरी ऑटो इंडस्ट्री को गौर करने की जरूरत है। तो अगली बार सड़क पर गुजरती किसी चमचमाती लग्जरी गाड़ी को देखकर ये याद जरूर कीजिए कि उस ब्रांड लोगो के पीछे असल में किसकी इंजीनियरिंग और किसकी मिट्टी उस गाड़ी को धड़कना सिखा रही है।